27 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतवंशी कारोबारी पर 425 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को इस ठगी का शिकार इस भारतीय ने बनाया खुद को सीआईए एजेंट। इसने बताया, भरोसा जीता, फाइटर जेट दिलाने का झांसा दिया। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया में एक भारतवासी इंडियन सिटीजन ने कारोबारी जो खुद को बता रहा था राष्ट्रपति से करीब 425 करोड़ रुपए की कथित ठगी का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने खुद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट बताकर राष्ट्रपति का भरोसा जीता और उसके बाद 36 फाइटर जेट तथा अत्याधुनिक सैन्य प्रणाली उपलब्ध कराने का दावा किया। इसी बहाने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की ठगी का अंजाम दिया उसने। मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच में जुट गई हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स खुद को सीआईए का एजेंट बता रहा था। ये भारतीय मूल का निवासी बताया जा रहा है। फाइटर जेट और डिफेंस डील कराने के नाम पर 450 करोड़ रुपए की ठगी इसने की है इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ। और राष्ट्रपति से ठगी के बाद अब एजेंसीज, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, इसकी जांच पड़ताल कर रही है, इसे तलाश रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। हकीकत क्या है, सच क्या है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन देखिए, ये सनसनीखेज हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक इंडियन सिटीजन ने खुद को पहले सीआईए का एजेंट बताया, फिर फाइटर जेट और उससे जुड़े बाकी डिफेंस डील कराने के लिए 450 रुपए की ठगी उसने की है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ। और उसके बाद से लगातार इसकी तलाश जारी है। दर्शकों, खबर यह भी आ रही है कि इसने उनका भरोसा जीता, अमेरिकी जासूस खुद को बताया, उसके बाद भारतीय फाइटर जेट और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट का झांसा दिया और इसके चक्कर में 450 करोड़ का चूना इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोनेशियन राष्ट्रपति को एक भारतीय मूल का व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने खुद को सीआईए का एजेंट बताया और उसके बाद कहा कि फाइटर जेट की डील करा देगा, डिफेंस इक्विपमेंट दिला देगा, हथियार दिला देगा भारत से। और ये झांसा देकर उसने 450 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 425 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है। जी हाँ, इंडोनेशिया से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रपति को एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने 425 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। बड़ा अपडेट ये है कि इस शख्स ने खुद को सीआईए का एजेंट बताया, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है। और उसके बाद इसने राष्ट्रपति साहब को ये झांसा दिया कि वो भारत से फाइटर जेट की डील कराएगा और इस चक्कर में 425 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी, तुर्की को F-35 देने का बयान आया है ट्रंप की ओर से। F-35 की बिक्री पर अमेरिका फैसला करने वाला है। तुर्की कह रहा है कि वो भरोसेमंद है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बात कही गई है। वैश्विक रणनीति पर, इंटरनेशनल सिनेरियो से देखें तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप सबको पता है, टर्की और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन खबर आ रही है कि 35 लड़ाकू विमान अब बेचने की संभावना बन रही है। ट्रंप की ओर से यह बयान दिया गया है कि वो टर्की को अपने F-35 फाइटर जेट देंगे। बड़ा सवाल यह है कि टर्की ऑलरेडी अपना इंडिजिनस तरीके से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, जो उसने सऊदी अरेबिया को देने की बात कही थी। दोनों के बीच डील को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसके बाद ये खबर आना, डोनाल्ड ट्रंप के बयान को किस तरह से लिया जाए। उन्होंने कहा है कि तुर्की अब उन पर भरोसा कर रहा है। तुर्की के साथ उनके डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत भरोसेमंद रहे हैं। ऐसे में अमेरिका इस पूरी डील को आई कर रहा है, यानी F-35 जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है अमेरिका का, वो बहुत संभव है कि टर्की उसको खरीदे। हालांकि एर्दोगन की तरफ से, टर्की की तरफ से कोई अभी तक बयान इस बाबत नहीं आया है। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान है, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, लेकिन टर्की की तरफ से अभी इस बात को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ना तो डिनाई किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि टर्की ईरान बहुत करीबी मुल्क, बहुत करीबी दोस्त हैं। ऐसे में टर्की अगर फाइटर जेट खरीदता है तो अमेरिका और टर्की के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि कुरुक्षेत्र से लेकर करगिल तक जीत उसकी हुई जिसकी सैनिकों की भुजाओं में दम था, जिसके बारूद में ताकत थी। लेकिन साल 2026 में जंग की परिभाषा, डेफिनेशन बदल चुकी है। अब जंग जीतने के लिए फौजें सरहद पार नहीं करती, बल्कि एक एंटर का बटन दबाकर, जो कीबोर्ड पर होता है, आप किसी भी देश की सेना और के राष्ट्राध्यक्ष को घुटनों पर ला सकते हैं। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। पहले माना जाता था कि सेना जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही पक्की होगी। शीत युद्ध के दौर में दुनिया परमाणु हथियारों की ताकत पर अकड़ती थी, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। आज मुकाबला इस बात का नहीं कि आपके पास कितनी हार्डवेयर इन्वेंट यानी कितने टैंक या तोप हैं, बल्कि खेल इस बात का है कि आपकी सॉफ्टवेयर वेलोसिटी कितनी है, यानी आप दुश्मन से कितनी तेजी से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। पहले हथियार के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनता था, आज सॉफ्टवेयर तय करता है कि हथियार कैसे चलेगा। 3 हफ्ते बनाम कई महीने। युद्ध के मैदान में सॉफ्टवेयर को हर 3 हफ्ते में अपडेट करना पड़ता है, जबकि एक नया टैंक या तोप बनाने में महीनों लग जाते हैं। विनाश की पटकथा, एआई, स्वायत्ता और अचूक सटीकता एक साथ मिलकर विनाश की नई पटकथा लिख रहे हैं। इस कहानी का सबसे जीवंत और डरावना पन्ना रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान में लिखा जा रहा है। यूक्रेन ने डेल्टा नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। यह प्लेटफॉर्म रडार, सैटेलाइट और सोशल मीडिया के इनपुट्स को मिलाकर एक किल वेब बुनता है। पहले दुश्मन को ढूंढकर मारने में घंटों लगते थे, अब इस सॉफ्टवेयर के कारण किल चेन महज कुछ मिनट की रह गई है। यूक्रेन इस साल 80 लाख ड्रोन खरीद रहा है, यानी तोप के गोलों से ज्यादा अब आसमान में ड्रोन तैर रहे हैं। अब युद्ध की इकोनॉमी बदल गई है। पहले बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हथियार बनाती थी, आज ANDURIL यानी कि अंडुरिल जैसे नए टेक स्टार्टअप अमेरिका के लिए YFQ-44A फ्यूरी जैसे AI लड़ाकू विमान बना रहे हैं। जंग अब सिलिकॉन वैली और कोडिंग लैब से कंट्रोल हो रही है। यह कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक वर्चुअल साइबर परमाणु हथियार है। अदृश्य हमला, ये दुश्मन देश के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक झटके में ठप कर सकता है। आक्रामक क्षमताएं अब बारूद की मोहताज नहीं रही। कहानी का यह मोड़ भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा देश पारंपरिक रूप से हथियार निर्माण यानी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग से माहिर रहा है, लेकिन आज का युग सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज का है। अगर हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण बजट का कम से कम 40% हिस्सा पारंपरिक हार्डवेयर से हटाकर AI और सॉफ्टवेयर पर लगाना पड़ेगा। भारत को अपनी रक्षा नीति को डिजिटल सांचे में ढालना ही होगा, और PM मोदी ने उसकी शुरुआत कर दी है। 10,372 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। भारत अपना खुद का AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। 10,000 से अधिक GPUs क्षमता वाला सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम PPP मॉडल पर लगाया जा रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स को सस्ता कंप्यूटिंग पावर दिलाने की कोशिश। AI आधारित रियल टाइम भाषा अनुवाद भाषणी डिवीजन शुरू किया गया है। देश में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहर के क्षेत्रों में 3 बड़े AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पहले ही काम कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ के आवंटन के साथ एक नया AI सेंटर स्थापित किया गया है। इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए ये नेशनल प्लेटफॉर्म है। हाल ही में AI गवर्नेंस गाइडलाइंस इनेबलिंग सेफ एंड ट्रस्टेड AI इनोवेशन जारी किया गया है। डीप फेक और भ्रामक कंटेंट से निपटने के लिए सख्त IT अमेंडमेंट रूल्स लागू किए गए हैं। लेकिन रक्षा के क्षेत्र में इस डिजिटल चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत को एक अचूक रणनीति अपनानी होगी। हम ऐसे स्वायत्त ड्रोन सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो पक्षियों, नागरिक विमानों और दुश्मन के ड्रोन में अंतर पहचान कर खुद फैसला ले सकें। इसके अलावा भारत को साल 2028 तक 50 लाख ड्रोन की एक विशाल फौज खड़ी करनी होगी। LAC और LOC पर लेजर और माइक्रोवेव काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ AI सक्षम किल वेब्स बिछाने होंगे जो दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही भस्म कर सकें। हालांकि भारत ने रक्षा और सैन्य अभियानों के लिए सरकारी रक्षा संगठन जैसे DRDO और HAL के साथ किसी निजी क्षेत्र और डिफेंस टेक स्टार्टअप्स के सहयोग से शानदार स्वदेशी ड्रोन्स और लाइटरिंग म्यूनिशंस की एक बड़ी रेंज तैयार की है। आधुनिक सैन्य जरूरत के हिसाब से भारत द्वारा रक्षा के लिए बनाए गए प्रमुख ड्रोन्स को इन श्रेणियों में समझा जा सकता है। तपस BH-201, आर्चर NG, स्विच V2, जोल्ट, अग्निवेग, पीसकीपर, नागास्त्र 1, ALS-50, इनसाइड FPV, कामिकाजे। सबसे बड़ी बात है संप्रभुता। लाइव युद्ध के दौरान हम किसी विदेशी देश के AI या उधार के सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसने एन वक्त पर सर्वर बंद कर दिया तो हमारे हथियार खिलौना बन जाएंगे। इसलिए भारत को 100% स्वदेशी डेटा प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष आधारित आक्रामक ISR क्षमता विकसित करनी होगी, और भारत उस पर तेजी से काम कर रहा है। यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। जो देश कोडिंग में पिछड़ जाएगा वो रणभूमि में टिक नहीं पाएगा। भारत के पास हुनर है, डेटा है और जरूरत भी है। अब बस जरूरत है पारंपरिक सोच को बदलकर इस डिजिटल रण क्षेत्र का महावीर बनने की, क्योंकि साफ है आने वाले वक्त में सरहदें वो नहीं बचा पाएंगे जिनकी संगीनें तेज होंगी, बल्कि वो बचा पाएंगे जिनके एल्गोरिज्म अचूक होंगे। भारत के लिए इस डिजिटल रेस को जीतना विकल्प नहीं, बल्कि वजूद का सवाल है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस रिपोर्ट के बाद चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है, जीतना ही होगा। भारत इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच आज